संविधान पर चर्चा, वो भी संसद में, देश की सबसे बड़ी पंचायत में। जब ये बात देश भर में फैली तब लोगों ने नई उम्मीदें पाल ली। लोगों को लगा कि इस देश में कई ऐसी समस्याएं हैं जिनका दूर दूर तक कोई समाधान नजर नहीं आता। कई ऐसी चिंताएं हैं जिनके विषय में कोई मार्ग नहीं दिखता। तो जब संविधान पर चर्चा होगी तब इन बातों पर गौर किया जाएगा और फिर कोई ऐसा निष्कर्ष निकलेगा, कोई ऐसा रास्ता निकलेगा जिस पर चलकर ये देश खुशहाली के रास्ते पर बढ़ेगा, लोगों की चिंताएं दूर होगी। वैसे तो पिछले करीब 1 वर्ष से विपक्ष और खासतौर से कांग्रेस पार्टी, और उसमें भी खासतौर से कांग्रेस पार्टी के एकमेव नेता राहुल गांधी संविधान को लेकर सारे देश में चर्चाएं करते रहे। और लोकसभा चुनाव के दौरान तो वो संविधान की प्रति ही लेकर घूमते हुए दिखाई दे रहे थे। और जैसा कि शीतकालीन सत्र चला तो सत्र में कुछ काम तो हो नहीं रहा था, पूरा का पूरा दिन हंगामे की भेंट चढ़ जाता रहा। अब ऐसे में विपक्ष ने जब मांग की कि संविधान पर चर्चा होनी चाहिए तो माना यह गया कि विपक्ष ने, खासतौर से कांग्रेस पार्टी ने, इसको लेकर काफी तैयारी की हुई है। एक तो कांग्रेस पार्टी वैसे ही संविधान को लेकर केंद्र सरकार को घेर रही है पिछले काफी समय से। तो काफी आरोप लगाती रही है कि केंद्र सरकार संविधान का गला घोंट रही है। तो जब विपक्ष ने कहा कि संविधान पर चर्चा होनी चाहिए तो नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को परेशानी जाएगी, वो घबराएंगे। पर यहां विपक्ष का कहना कि संविधान पर चर्चा हो, वहां केंद्र सरकार का मानना, वहीं जाहिर हो गया था कि दाल में काला है। संविधान के नाम पर तमाम राजनीतिक दल वही पुरानी ढर्रे पर अपनी राजनीतिक गोटियां सेकना चाह रहे हैं, बहाना संविधान का। तो कांग्रेस पार्टी से शुरुआत कांग्रेस पार्टी की नई नई सांसद बनी प्रियंका गांधी वाड्रा ने की। अब वो वायनाड से सांसद चुनी गई हैं और वायनाड में चूंकि मुस्लिम लीग का प्रभाव है और मुस्लिम लीग के समर्थन के बिना प्रियंका गांधी वाड्रा का जीतना लगभग नामुमकिन था। तो प्रियंका गांधी की बातों से ये साफ जाहिर हो गया, क्योंकि उन्होंने अपनी बातों में वायनाड का जिक्र किया। और इस जिक्र में जब वो आगे बढ़ी तो वो उन्नाव, हाथरस, संभल होते हुए उत्तर प्रदेश पहुंच गई। पिछले काफी समय से कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश को लेकर संजीदा है, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि संभल में हिंसा के दौरान तमाम विपक्ष तमाम प्रकार की आरोप लगाता रहा और उत्तर प्रदेश की सरकार ने संभल आने जाने पर 10 दिसंबर तक रोक लगा दी थी। पर इसके बाद भी राहुल और प्रियंका संभल जाने के लिए निकल पड़े थे। तो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने गाजियाबाद बॉर्डर पे ही उन्हें रोक लिया। अब इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने ताने कसे थे कि ये तो फोटो शूट कराने के लिए जा रहे हैं। अब संविधान के बहाने कांग्रेस पार्टी को इन बातों का जवाब देना था। तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने बताया कि संभल हिंसा के जो पीड़ित हैं वो राहुल प्रियंका से मिलने आए थे। यानी प्रियंका ने साफ कर दिया कि अब प्रियंका या राहुल का संभल जाने का कोई मतलब नहीं है। जो संदेश उन्हें देना था वो पहुंचा दिया गया है। और प्रियंका गांधी वाड्रा की बातों ने यह साफ कर दिया कि कांग्रेस की मुश्किल क्या है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी धुरी कांग्रेस पार्टी है। अब कांग्रेस पार्टी की मुश्किल यह है कि इंडिया गठबंधन के उसके सहयोगी दल ही कई बातों को लेकर कांग्रेस पार्टी को घेरते रहते हैं। खासतौर से वो कहते हैं कि जहां कांग्रेस पार्टी का डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला होता है वहां कांग्रेस पार्टी मात खा जाती है। अब कांग्रेस की इस मुश्किल को कौन समझेगा कि जहां कांग्रेस पार्टी का सीधे भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला है वो राज्य अब बचे ही कितने हैं।
ज़्यादा से ज़्यादा हम मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, गुजरात कह सकते हैं। बाकी तो जो भी राज्य हैं उनमें इंडिया गठबंधन में जो कांग्रेस के साथ सहयोगी हैं उन्हीं का वोट बैंक बना हुआ है। वो वोट बैंक जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी का मानना है कि वो उसका पुराना परंपरागत वोटर है, खासतौर से मुस्लिम, दलित, आदिवासी। क्योंकि आपको याद होगा कि आज़ादी के बाद से ही मुस्लिम, दलित, आदिवासी और ब्राह्मणों को कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता रहा। हालांकि बाद में ब्राह्मणों का बहुत बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया, पर बाकी का तो अभी भी कांग्रेस पार्टी के साथ बचा हुआ था। लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों के उदय से वोट बैंक उनके पास चला गया। तब कांग्रेस पार्टी अपने उसी वोट बैंक को एड्रेस कर रही है। क्षेत्रीय दल भी इस बात को जानते हैं। तो प्रियंका गांधी वाड्रा की बातों में मुख्य तौर से उत्तर प्रदेश था, मुसलमान थे। और लोकसभा चुनाव में जैसा कि कांग्रेस पार्टी के नेता बातें करते रहे, प्रियंका भी उसी बातों पर आ गई, अडानी के मुद्दे पर और जनगणना के मुद्दे पर। अब माना जा रहा था कि यह कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी से चर्चा का समापन राहुल गांधी करेंगे। हालांकि राहुल गांधी के बाद भी कांग्रेस पार्टी से प्रणिति शिंदे, बिहार से उसके सांसद मोहम्मद जावेद वगैरह ने भी बोला। प्रियंका गांधी वाड्रा की बातें हों और राहुल गांधी की बातें हों, ये साफ दिख गया कि दोनों पूरी तैयारी करके नहीं आए हुए थे। प्रियंका की बातों में तो फिर भी ऐसा लगा जैसे भाषा पर उनकी पकड़ है, पर राहुल गांधी तो कई बार अपने विषय से भटकते हुए दिखाई दिए। दरअसल वो द्रोणाचार्य और एकलव्य की कहानी सुना रहे थे। तब इसी दौरान उन्होंने कहा कि एक 6 साल का युवा, तब सांसदों ने आवाज लगाई कि 6 साल का युवा नहीं होता, वो बालक होता है। राहुल को अपनी बातों में सुधार करना पड़ा। और दूसरी बार उन्होंने कह दिया कि जब द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काटा, तब सांसदों ने उन्हें याद दिलाया कि अंगूठा द्रोणाचार्य ने नहीं काटा था, एकलव्य ने ही काटा था। अब इस कहानी को अपने तरीके से राहुल गांधी ने पेश किया और बताया कि जैसे कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काटा था, उसी तर्ज पर केंद्र सरकार अग्निवीर के नाम पर युवाओं के अंगूठा काट रही है। और इसको आगे बढ़ते हुए उन्होंने दलितों, ओबीसी, मुसलमानों के संदर्भ में बातें की, अडानी के संदर्भ में बात की, राष्ट्रीय जनगणना के संदर्भ में बात की। और ये साफ हो गया कि राहुल गांधी पूरी तरीके से वामपंथियों के कब्जे में है, क्योंकि वामपंथियों के बारे में फेमस है कि वो किसी झूठ को इतनी बार कहते हैं कि वो सच जैसा लगने लगता है। अब एकलव्य द्रोणाचार्य की कहानी तो लगभग सभी जानते हैं। गुरु शिष्य की परंपरा का वो दौर था। ये वो दौर था जब एक शिष्य गुरु के प्रति भक्ति भाव रखता था, समर्पण के भाव रखता था। गुरु के कहने पर वो अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार होता जाता। तो द्रोणाचार्य ने जब कहा एकलव्य से कि उसे गुरु दक्षिणा में उनका अंगूठा चाहिए है, तो एकलव्य ने बड़ी खुशी से अंगूठा काट कर दे दिया। दूसरी विचारधारा ये भी मानी जाती है कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा इसलिए ले लिया था ताकि एकलव्य की जान बची जा सके, क्योंकि आने वाले समय में महाभारत का युद्ध तय था। द्रोणाचार्य दूरदृष्टि थे। उन्होंने देख लिया था कि भविष्य में जब महाभारत का युद्ध होगा तो उस समय शासन की व्यवस्था कुछ ऐसी थी कि एकलव्य दुर्योधन के साथ जाते और अन्य योद्धाओं की तरह उनकी भी जान जाती। तो एकलव्य की जान बचाने के लिए द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांग लिया था। और फिर राहुल गांधी वही जातीय जनगणना और अडानी के मुद्दे पर आ गए। कांग्रेस पार्टी से तो एक तरीके से प्रणिति शिंदे ने जरूर कुछ अच्छी बातें रखी। बाकी भारतीय जनता पार्टी से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बात का शुरुआत किया था। अब राजनाथ सिंह की तो वैसे ही भाषा पर अच्छी पकड़ है। कठिन से कठिन बात को वो बड़ी सरलता से बोल देते हैं। और समापन जैसा कि जाहिर था नरेंद्र मोदी ने किया। कहाँ प्रियंका ने अपनी बात को आधे घंटे में खत्म कर दिया,
राहुल गांधी ने 26 मिनट में खत्म कर दिया। मोदी ने अपनी बात को 1 घंटा 40 मिनट तक किया। 1950 से देश में संविधान लागू हुआ। मोदी ने तो 1947 से लेकर 2024 तक की संविधान की पूरी यात्रा का खाका प्रस्तुत कर दिया। साथ ही उन्होंने भविष्य के संदर्भ में भी अपने 11 संकल्पों की बात कर दी। अब यहां पे जब ये बात देश के लोगों के सामने आई थी कि संविधान पर चर्चा होना है, तो सही मायने में शीतकालीन सत्र चल रहा है। सत्र में शोरगुल होता है, तमाम सत्र शोरगुल की भेंट चढ़ रहा है। कोई अपनी आवाज, कोई अपनी बात बोल तो पाता नहीं था। यदि वास्तव में संविधान पर चर्चा करनी ही थी तो इसके लिए विशेष सत्र आयोजित किया जाना था, जिसमें सांसद तो होते ही साथ में इस देश के बुद्धिजीवी भी शामिल होते, लेखक, पत्रकार, साहित्यकार और अन्य विभूतियां जिन्हें पद्म भूषण या पद्म विभूषण दिया गया या जिन्हें भारत रत्न मिला है, देश के पूर्व न्यायाधीश, ये सब जब इकट्ठे होते, संविधान की इस 75 वर्ष की यात्रा पर विचार करते कि इस यात्रा में पॉजिटिव पॉइंट कौन थे जिनको लेकर देश आगे बढ़े और नेगेटिव पॉइंट कौन थे जिनकी आगे पुनरावृत्ति ना हो, इसकी कोई प्लानिंग सामने आती, कोई ऐसा खाका प्रस्तुत किया जाता, संयुक्त रूप से चाहे पक्ष के सांसद हो चाहे विपक्ष के सांसद हो, एक मसौदा तैयार करते कि इस देश में आने वाले 100 वर्षों के लिए संविधान की इन बातों को लेकर चला जाना चाहिए, ताकि देश के लोग खुशहाल हों, देश दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे। बहरहाल फिलहाल तो ऐसा नहीं हो सका, आगे कभी हो, इस उम्मीद में आज के लिए इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप अपने विचारों से कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइए।